नमस्कार, मैं हूं अखिलेश आनंद। इंडिया चाहता है में आपका स्वागत है। आज 15 जून है। ठीक 75 साल पहले आज ही के दिन कांग्रेस पार्टी ने अपने अधिवेशन में तय किया था कि वो देश के विभाजन के लिए तैयार हैं। तब दलील दी गई थी कि अगर विभाजन नहीं होगा तो देश सांप्रदायिक हिंसा और दंगों की आग में झुलसता रहेगा। और देखिए, बुरा संयोग, आज भी 15 जून है और आज भी तनाव का आलम है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि नुपुर शर्मा के विरोध में देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसा हुई, लेकिन हिंसा का तरीका एक था, तो क्या मास्टरमाइंड एक था? मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि यूपी पुलिस बेहद एक्शन में है और इस एक्शन को आप और शार्प करने के लिए कैसे इजराइल की तर्ज पर यूपी पुलिस को तैयार करने की तैयारी है। और यह भी आपको दिखाऊंगा कि नुपुर शर्मा के सिर कलम करने की धमकी देने वालों के जवाब में कैसे तमाम हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए। तो बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा को लगातार धमकी मिल रही है, मुस्लिम कट्टरपंथियों से लेकर आतंकवादियों तक से। अब नुपुर के पक्ष में तमाम हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। तो हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा है। नुपुर शर्मा के नाम पर हिंदू संगठनों के प्रदर्शन के पीछे क्या है? आपके सामने देखिए विकल्प है। ऑप्शन ए है नुपुर शर्मा को समर्थन देना, ऑप्शन बी मुस्लिम विरोध का जवाब देना और ऑप्शन सी देश का माहौल बिगाड़ना। आप एबीपी न्यूज के ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज पर जाकर अपना जवाब जरूर दीजिए। आपका फाइनल जवाब मैं शो के आखिर में दिखाऊंगा। नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद साहब के बयान को लेकर दुनिया में भारत की किरकिरी हुई। इस बयान का समर्थन उनकी अपनी पार्टी बीजेपी तक ने नहीं किया, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। फिर भी नुपुर शर्मा को देश के अलग अलग हिस्सों से समर्थन मिलने लगा। इसकी वजह भावनाओं का उभार है। एक महिला को उसके बयान पर धमकियां मिलने लगी तो इन्हीं धमकियों से नुपुर के प्रति सहानुभूति की भावना लोगों में पैदा हो गई और वो भावना सड़कों पर समर्थन में उमड़ पड़ी। अब देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मेरे नबी की शान में अगर एक लफ्ज भी बोला तो याद रख लो जबान काट ली जाएगी। बेशक बेशक। तो याद रख लो। गुस्ताख नबी की एक सजा सरतन से जुदा। मुफ्ती ने नुपुर शर्मा को धमकी दी तो उनकी ढाल बन गए आरा के हिंदूवादी संगठन। जय श्री राम। ये कट्टर हिंदू है। तुम्हारे धर्म ग्रंथ के अनुसार जो उसमें उल्लेख है वही तो नुपुर शर्मा ने बोला है। फिर मिर्ची क्यों लग रही है? फतवा जारी कर रहे हो कि नुपुर शर्मा का सब धर्म से अलग कर देंगे। तुम्हारे लिए संभव है क्या आज के डेट में? संभव है क्या? आज भारत का बच्चा बच्चा हिंदू जगा हुआ है और तुम्हारे गलती का इंतजार कर रहा है कि तुम गलती करो और उसका जवाब पाओ। फिर हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करोगे तो हम मुसलमान इसको कभी मान नहीं लेंगे। बीजेपी के एक प्रवक्ता है नुपुर शर्मा, उसने क्या बयान दिया आपको पता है? उसने मेरे नबी की शान में कितनी गुस्ताखी की आपको पता है? मौलाना ने नुपुर को चेतावनी दी तो जवाब मिला हाजीपुर से। नुपुर शर्मा के समर्थन में हम हिंदू राष्ट्रवादी यहाँ उपस्थित हुए हैं। भगवान से कामना की है कि हमारी बहन को और ऊर्जा दे और इसी तरीके से विधर्मियों का पर्दाफाश करते रहे कि एक शेरनी ने पूरे हिंदुस्तान के हम बहुसंख्यक हिंदुओं को जगाने का काम किया। नुपुर शर्मा के बयान को लेकर सियासत में हंगामा मचा। मुस्लिम नेताओं के तीर नुपुर पर चले। सरकार ने जो करना चाहिए था वो अभी तक नहीं किया है, उसकी हमारी मांग बदस्तूर जारी रहेगी। गिरफ्तार किया जाना चाहिए, धरना देना है। हम ये डिमांड करते हैं कि सिर्फ सस्पेंशन नहीं बल्कि उस नेशनल स्पोक्स पर्सन को इमीडिएटली अरेस्ट किया जाना चाहिए। अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता? तो बीजेपी के नेता और सांसदों तक की तिलमिलाहट बाहर आने लगी। मैं नुपुर शर्मा के लिए स्वयं बहुत चिंतित हूँ, क्योंकि हमने तो उसको भेड़ियों के झुंड की ओर धकेल दिया है
और सब लोगों को इसकी चिंता करनी पड़ेगी। पूरी तरह से ये लोग विधर्मी अपनी मानसिकता को प्रस्तुत करते। ये भारत है, ये हिंदुओं का है और ये भारत है, यहाँ सनातन जिंदा रहेगा और रखना हम लोगों की जिम्मेदारी है और हम रखेंगे। ये वक्त का ही फेर है कि कल तक जो नुपुर शर्मा अपने एक बयान से उठे विवाद के चलते बीजेपी से निलंबित हो गई थी, उनके समर्थन में कोई खड़ा नजर नहीं आ रहा था। अब मुस्लिम संगठनों से मिल रही धमकियां ही उनकी ढाल बन गई हैं। अब ये मामला सब जुडिस है। जिस तरीके की 70,000 प्लस मुझे जान से मारने की धमकियां आई हैं, और मैं आपको बता दूं तो भारत से नहीं, विश्व भर से आ रही है। एक तरफ देश में नुपुर शर्मा के विरोध में हिंसा की आग भड़की हुई है, लेकिन दूसरी तरफ हिंदू संगठनों के लिए नुपुर शर्मा हिंदुत्व की नई पोस्टर गर्ल बनकर उभरी हैं। आरा हो, हाजीपुर हो, अब हिंदू संगठनों के लिए नुपुर शर्मा रोल मॉडल बन गई हैं। हिंदू लोगों की संवेदना उनके साथ जुड़ गई है। पैगंबर मोहम्मद साहब के अपमान की सजा नुपुर को बीजेपी से निलंबित होकर चुकानी पड़ी, लेकिन अब बहुत से हिंदू संगठन उनके साथ आ खड़े हुए हैं। श्री राम सेना, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू सेना, साधु संत और बीजेपी के कई नेता और सांसद तक नुपुर शर्मा का समर्थन कर रहे हैं। आखिर नुपुर के लिए अचानक ये भावना क्यों उमड़ी? उसके पीछे हिंदूवादी संगठनों के अपने तर्क हैं। नुपुर ने माफी मांग ली तो धमकी क्यों? नुपुर पर कार्रवाई हो गई, फिर धमकी क्यों? बयान नुपुर ने दिया, फिर परिवार को धमकी क्यों? मुस्लिमों को सजा देने का अधिकार किसने दिया? और नुपुर के लिए जागी इस संवेदना में तड़का लगाने का काम किया कर्नाटक के बेलगाम की इस तस्वीर ने। इस तस्वीर का असर ऐसा हुआ कि पूर्व क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद तक सोशल मीडिया में बिफर गए। और अब तो नुपुर शर्मा को लेकर शहर शहर आरती और चालीसा का सिलसिला शुरू हो गया है। राजधानी दिल्ली की ये तस्वीर भी देखिए, जहां विश्व हिंदू परिषद नुपुर के समर्थन में बजरंगबली के दरबार में चालीसा पाठ कर रही है। कुछ लोग इस देश के कानून को भीड़ के दम पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि देश का कानून संविधान से चलेगा, भीड़ से नहीं चलेगा। अगर भीड़ इकट्ठी होगी तो भीड़ फिर हर तरफ इकट्ठी होगी। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर जमकर बहस चल रही है। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने नुपुर के समर्थन में ट्वीट किया, माफी मांग चुकी महिला के खिलाफ पूरे देश में नफरत है, उसे जान से मारने की धमकी मिल रही है। इस पर तथाकथित धर्मनिरपेक्ष उदारवादियों ने चुप्पी साध रखी है, वे निश्चित रूप से बहरे हो गए हैं। इस पर एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने जवाब दिया, इन्हें बुलडोजर की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही, लेकिन नफरत का जवाब नफरत नहीं होती। नुपुर शर्मा ने पैगंबर का अपमान करके गलती की, लेकिन उस गलती की सजा उन्हें उनकी पार्टी दे चुकी है। कानूनी कार्रवाई चल रही है, कानून अपना काम करेगा। लेकिन नुपुर को मिल रही धमकियों ने उन्हें हिंदुत्व की नई पोस्टर गर्ल जरूर बना दिया। देखिए, आज देश में इस तरह की तस्वीरें बहुत देखने को मिल रही हैं। देश की सबसे बड़ी आबादी हिंदुओं की है और दूसरे नंबर पर मुसलमान हैं। लेकिन दोनों के बीच अपने धार्मिक सवालों को लेकर टकराव बढ़ा है। टकराव पत्थरों तक पहुंच गया। इसीलिए यह खतरा मंडरा रहा है कि कहीं यह टकराव दिलों पर पत्थर की लकीर ना खींच दे। आज 15 जून है। आज जिस तरह का तनाव देश में है, आज से 75 साल पहले भी हिंदू मुसलमान के नाम पर देश में ऐसा ही तनाव था। बल्कि यह कहना चाहिए कि 15 जून भारत के इतिहास की सबसे बदरंग, सबसे पीड़ादायी तारीख है। आज ही कागज पर वो मसौदा तैयार हुआ था जिसमें देश के बंटवारे को हरी झंडी मिली थी, और 2 महीने के बाद 15 अगस्त 1947 को खूनी विभाजन में लिपटी एक लहूलुहान आजादी हमें नसीब हुई थी। 1947 की शुरुआत ही बेहद खतरनाक थी। 29 जनवरी को मुस्लिम लीग ने संविधान सभा को भंग करने की मांग की। उसके बाद पंजाब में सांप्रदायिक दंगे हुए। मुस्लिम लीग की जिद ने देश के विभाजन को पक्का कर दिया। इसके बाद 14 और 15 जून को नई दिल्ली में कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में बंटवारे के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। वो विभाजन सांप्रदायिकता के नाम पर हुआ था। उसमें सब कुछ बटा, जमीन बटी, सामान बटे,
जज्बात बटे, आंसू और खुशियां बटी, फिर भी हिंदू और मुसलमान बट कर भी नहीं बटे। बहुत सारे हिंदू पाकिस्तान में रह गए, मुसलमान हिंदुस्तान में। इतिहास की 75 साल पुरानी इस फाइल को मैंने आज इसलिए खोला है ताकि हम ये समझ सकें कि आज धर्म के नाम पर अगर हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते हैं तो ये कितना खतरनाक है। खतरनाक इसलिए इस देश में रहने वाले हर नागरिक को जब अपनी बात संवैधानिक तरीके से कहने का हक है तो फिर पत्थर और बमों का सहारा क्यों लिया जा रहा है? शहर शहर नफरत की आग भड़काने की कोशिश कौन कर रहा है? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिन शहरों में पिछले 2 जुमे से हिंसा भड़क रही है, हर जगह एक ही तरीके से उसे भड़काने की साजिश रची गई। तो क्या हिंसा की इस साजिश का केंद्र एक ही है, एक ही मास्टरमाइंड है? इस क्रोनोलॉजी को समझने के लिए आप देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तीन जून को कानपुर में जो हिंसा भड़की, उसकी लपटें 7 दिनों के भीतर 750 किलोमीटर के दायरे में फैली। 10 जून को सबसे पहले प्रयागराज जला, फिर रांची झुलसा और हर हिंसा का तरीका एक, भीड़ लेकर आओ, पत्थर फेंको, आगजनी करो और फिर फरार हो जाओ। कहने को ये हिंसा 2 राज्यों के 3 शहरों में हुई, लेकिन सबका कनेक्शन आपस में जुड़ा है, क्योंकि तफ्तीश में जो बात सामने आई है वो इशारा कर रही है कि भले ही शहर अनेक हो, लेकिन मोडस ऑपरेंडी एक जैसा ही है। अगर हम आपको ना बताएं कि ये हिंसक भीड़ कहाँ की है तो शायद आपके लिए भी शहर पहचानना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कानपुर से लेकर प्रयागराज और रांची तक एक जैसी भीड़ शहर को फूंकने उतरी थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, इस भीड़ का एक सरगना है। कानपुर में भीड़ को भड़काने वाला हयात जफर हाशमी था, तो प्रयागराज को जलाने का ठेका जावेद मोहम्मद पंप ने लिया था और रांची का रंगा था नवाब चिश्ती। और ये तीनों चेहरे हिंसा के दिन अपने अपने शहरों में भीड़ की अगुवाई कर रहे थे। और अगर आपका सवाल ये है कि इतनी भीड़ जुटाई कैसे गई, तो इस मासूम सवाल का जवाब है सोशल मीडिया। तीनों मास्टरमाइंड ने बहुत पहले ही हिंसा की तारीख का ऐलान कर दिया था। भीड़ में शामिल हर शख्स को हिंसा का पता और तारीख दे दी गई थी। कानपुर का जफर हाशमी जहर फैलाने के लिए 141 व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव था। हिंसा से जुड़ी फोटो और वीडियो ग्रुप में शेयर हो रहे थे। पुलिस का दावा है कि प्रयागराज में मोहम्मद जावेद ने 10 तारीख की हिंसा के लिए बाकायदा पर्चा बंटवाया था, व्हाट्सएप से भी लोगों को संदेश भेजे थे। तो रांची के नवाब चिश्ती ने फेसबुक वीडियो बनाकर लोगों को पहले 10 तारीख की हिंसा के लिए उकसाया। गैंग्स ऑफ वासेपुर नाम से व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन भी यही था। इस ग्रुप ने हिंसा के लिए भीड़ जुटाई थी। 2 मोबाइलें हमने एफएसएल में भेजी भी हैं, जिसमें जावेद पंप का मोबाइल है और पेश इमाम अली अहमद का मोबाइल है, उनको भेजा जा रहा है। तमाम चीज़ें डिलीटेड पाई गई थी, उसकी रिकवरी कराई जाएगी और एकदम उनको अगर काला चेहरा है तो उसको बेनकाब कराया जाएगा। मोहम्मद जावेद और जावेद पंप एक मास्टरमाइंड के रूप में उभरा है। तो वास्तव में उसने जो पर्चे पे लिखा है, टाइपशुदा पर्चा है, जिसमें लिखा हुआ है कि अटाला पहुंचना है और हमको इसमें भाग लेना है और इस तरह से जो भी अड़चन आएगा उस पर वार करना है, ईंट पत्थर चलाना है, अदालत पे हमें भरोसा नहीं है। ये काफ़ी तल्ख टिप्पणी है, आपत्तिजनक टिप्पणियाँ उसने की हैं। अब सवाल ये है कि पुलिस पर हमले की जरूरत क्या कोई आम आदमी कर सकता है? जी नहीं, इसका भी तोड़ मास्टरमाइंड्स ने निकाल कर रखा था। तीनों शहरों को फूंकने के लिए यूपी के अलग अलग जिलों से बदमाश कंपनी बुलाई गई थी, जो पत्थर ही नहीं रिवॉल्वर चलाने में भी माहिर थी, जैसा कि रांची से आई हिंसा की ये नई तस्वीरें बता रही हैं।
कानपुर की सड़कों को पत्थर से पाटने वालों में वाराणसी का रईस बनारसी गैंग था। फतेहपुर, लखनऊ, कन्नौज, प्रयागराज और उन्नाव से भी पेशेवर बदमाश आए थे। तफ्तीश में ये भी सामने आया कि बाद में इन्हीं बदमाशों ने प्रयागराज में डेरा डाला। रांची को जलाने वाले बदमाशों का कनेक्शन सहारनपुर से भी जुड़ा है। मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि अलगाववादी ताकतें उन्नाव में भी रहती हैं, बाहर की भी आती हैं, शफीपुर में रहती हैं। मुझे भी शफीपुर से ही अलगाववादी ने जान से मारने की, बम से उड़ाने की धमकी दी थी। हिंसा की वजह भले ही नुपुर शर्मा के बयान को बताया जा रहा हो, लेकिन सच ये है कि कई उपद्रवी ऐसे हैं जो देश को जलाने के लिए तैयार बैठे हैं। बस मौका मिलने का इंतजार है, चाहे वो नुपुर की वजह से मिले या किसी और की वजह से। देखिए, नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में जो कुछ कहा उसे सही नहीं ठहराया जा सकता। बीजेपी ने नुपुर को पार्टी से निलंबित कर दिया। नुपुर के खिलाफ दिल्ली से महाराष्ट्र तक एफआईआर तक हो गई, लेकिन हद तो ये, दुनिया के छटे हुए आतंकवादी संगठन नुपुर को धमकी पर धमकी दिए जा रहे हैं। 6 जून को अलकायदा ने धमकी दी कि वो दिल्ली, मुंबई, यूपी, गुजरात में आत्मघाती हमले शुरू करेगा। आतंकवादी संगठन मुजाहिदीन गजवातुल हिंद ने नुपुर शर्मा को अंजाम भुगतने की धमकी दी और अब इसमें आईएसआईएस भी शामिल हो गया। इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ने भारत में आतंकवादी हमलों की धमकी दी है। ये धमकियां उतना नहीं डराती जितनी ये बात डराती है कि मुस्लिम नेता और धर्म गुरुओं ने आतंकवादियों की धमकियों की निंदा नहीं की। ओवैसी जैसे नेता भी बच्चों के हाथ में पत्थर देने वालों पर खामोश हैं। कभी कभी तो ऐसी नेताओं की भाषा पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से मेल खाने लगती है। कैसे इमरान खान और ओवैसी की भाषा एक है, इसे समझने के लिए हमारी यह खास रिपोर्ट आप देखिए। जब कतर में कुछ होता है, सऊदी अरब में कुछ होता है, अरब इमारात में कुछ होता है, बहरीन में कुछ होता है, जब प्रधानमंत्री बोलते हैं और ये गड़बड़ हो गई रे बाप, अब तो मैं चाय भी नहीं पिला सकता है। जो भाषा ओवैसी बोल रहे हैं वही भाषा इमरान भी बोल रहे हैं। अगर अरबों के अंदर 4 मुल्कों ने सख्त पोजीशन ली है, ये भी सख्त पोजीशन ले। सरकार पर जैसे आरोप ओवैसी ने लगाए हैं, ये बुलडोजर जो आप घरों पर चला रहे हैं, एक समुदाय के घरों पर चला रहे प्रधानमंत्री, ठीक वैसे ही आरोप इमरान खान भी लगा रहे हैं। एक ही सोच, एक ही नजरिया और एक जैसी ही बयानबाजी। फर्क बस इतना है कि एक सरहद के इस पार है, दूसरा उस पार। एक अपने हैं, दूसरा दुश्मन। लेकिन अफसोस कि जब पत्थरबाजों का मामला आया तब दोनों एक ही पाले में दिख रहे हैं। नुपुर शर्मा का मामला देश का अंदरूनी था, लेकिन मंच से ओवैसी इतना चीखे कि विरोध की आवाज सरहद लांघकर इमरान खान के कानों तक पहुंच गई और इमरान ने ओवैसी के भाषण के शब्दों को थोड़ा और बढ़ा चढ़ाकर ट्विटर पर कॉपी पेस्ट कर दिया। लिखा, भारत सरकार ने मुस्लिम प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाने के लिए उनका घर तोड़ा है, ये अमानवीय है, फांसीवादी कार्रवाई है जिसकी निंदा होनी चाहिए। ये इजराइल की तर्ज वाली कार्रवाई है। बात अब तो ट्वीट के आगे भी बढ़ चुकी है, क्योंकि सत्ता से बेदखल इमरान ओवैसी की उंगली पकड़कर उनके पीछे पीछे हो लिए हैं। सऊदी अरेबिया ने, अरब इमारत ने, मालदीव्स ने, बहरहाल 12-13 ममालिक ने कहा तो देश के प्रधानमंत्री हरकत में आ गए और हमारे खिलाफ जजमेंट दे दिया जाता है कि तुम मेन आदमी हो, तुम्हारे घर को तोड़ दिया जाएगा। और घर को तोड़ रहे हैं ये बुलडोजर जो आप घरों पर चला रहे हैं, एक समुदाय के घरों पर चला रहे हैं प्रधानमंत्री। मैं इनको कहता हूं कि सख्त पोजीशन ले इसके ऊपर। अगर अरबों के अंदर 4 मुल्कों ने सख्त पोजीशन ली है, ये भी सख्त पोजीशन ले कि हिंदुस्तान की जो बीजेपी पार्टी है, जो मुसलसल
मुसलमानों के खिलाफ है। कल ही खुलासा हुआ था कि पाकिस्तान 7000 ट्विटर हैंडल से सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहा है और ओवैसी ने पाकिस्तान को एक और मौका दे दिया। जाने अनजाने में ही सही, लेकिन ओवैसी पाकिस्तानी एंटी इंडिया मुहिम का हिस्सा बनते दिख रहे हैं। जो जड़ें इमरान खान की जिन्ना के विचारों में हैं, वही जड़ें ओवैसी के पूर्वजों रजाकारों की भी वहीं पर है और स्वाभाविक तौर पर भारत और भारतीयता का विरोध करना ही इमरान खान का भी शगल है और उसी में ओवैसी को भी आनंद की अनुभूति होती है। AIMIM मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ना तो पाकिस्तान से कोई मकसद व मतलब है, ना इमरान खान से कोई मकसद व मतलब है। हम अपने देश के प्रधानमंत्री से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और वो हम कराते रहेंगे। ओवैसी कहते हैं कि नुपुर पर कार्रवाई होती तो हिंसा की नौबत नहीं आती, लेकिन सच ये भी है कि अगर ओवैसी पत्थरबाजों को भी नुपुर जितना ही कसूरवार ठहराते तो कानपुर के बाद प्रयागराज शायद नहीं होता। सच ये भी है कि ओवैसी के चश्मे से सिर्फ सरकार की गलतियां दिख रही हैं, पत्थरबाजों की नहीं। ओवैसी को रांची में बहे खून का तो अफसोस है, लेकिन पुलिस का लहू उन्हें लहू नहीं लगता। वो सब कुछ कहने के बाद आखिर में ये चिपका देते हैं कि उन्हें पाकिस्तान से क्या लेना देना है। अरे पाकिस्तान से हमको क्या लेना देना प्यारे, पाकिस्तान से हमको क्या लेना देना। ये यहां पर बॉर्डर है, हमने कहा उधर ही हम इधर ही, बॉर्डर है ना। हमारे ऊंट भी नहीं जाते तो हम क्या जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। कानपुर, प्रयागराज, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में हिंसा हुई। खुफिया एजेंसियों को इस बात की जानकारी तक नहीं हुई। भीड़ को संभालना पुलिस के लिए मुश्किल हुआ। यूपी की कानून व्यवस्था पर विरोधी अक्सर निशाना साधते रहते हैं। यूपी पुलिस की साख कैसी है, यह किसी से छिपा नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस का भविष्य ऐसा ना हो, इसके लिए अब योगी आदित्यनाथ ने प्लान तैयार कर लिया है। मजबूत इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल। आधुनिक हथियार के साथ बहुत जल्द यूपी पुलिस का नया रूप देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब यूपी सरकार के साथ इजराइल ने मिला लिया है हाथ। यानी अपराधियों के लिए योगी ने बजा दिया है खतरे का सायरन। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सावधान कानून को अपने हाथ में लेने वालों। उत्तर प्रदेश में अब कोई कानून तोड़ेगा तो उस पर चलेगा योगी आदित्यनाथ की पुलिस का हथौड़ा। यूपी में कानून तोड़ने वालों पर अब तक बुलडोजर चलता आया है, लेकिन अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा प्लान तैयार किया है कि बुलडोजर चलाने की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि पत्थर उठाने से पहले कांपेंगे हाथ। अपराध को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचेंगे अपराधी। हर एक शख्स पर होगी हर पल निगाह। जो भी करेगा यूपी को दहलाने की कोशिश, उसका अंजाम होगा बहुत बुरा। जी हां, आने वाले कुछ सालों में ऐसे ही एक्शन में नजर आ सकती है उत्तर प्रदेश पुलिस, क्योंकि यूपी पुलिस का मेकओवर करने की अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ठान ली है। योगी को पूरा करना है अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश का सपना। जिन्हें कानून के राज में विश्वास नहीं, वे कृपया उत्तर प्रदेश को अवश्य छोड़ दें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब उनके दिन लग चुके हैं। हम लोग प्यार से एक बार दो बार समझाएंगे, लेकिन कोई कानून को हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो फिर सत्य के साथ कानून अपना कार्य प्रारंभ करेगा। यूं तो ये एक तस्वीर भर है, लेकिन इस तस्वीर का असर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बहुत जल्द नजर आ सकता है। इस तस्वीर में मुख्यमंत्री के साथ इजराइल के राजदूत नजर आ रहे हैं। 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ से इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में यह तय हुआ कि यूपी पुलिस को हाईटेक बनाने में इजराइल मदद करेगा। इसके अलावा यूपी में फॉरेंसिक लैब्स की मजबूती में भी इजराइल अहम रोल निभा सकता है। इजराइल वो देश है जो अपनी लोकेशन के चलते हर वक्त खतरे से घिरा रहता है। आतंकवाद की मार इस देश पर सबसे ज्यादा पड़ी है। यही वजह है कि इसने अपनी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को बेहद मजबूत कर लिया है।
इजराइल की पुलिस बेहद आधुनिक तकनीक और हथियारों से लैस है। देश के कई शहरों और गांवों में उसने सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछा रखा है, जिसके जरिए हर अपराध और अपराधी पर पुलिस की नजर रहती है। आसमान से लेकर जमीन तक सर्विलांस का आधुनिक सिस्टम है। पुलिस वालों की वर्दी पर कैमरे फिट होते हैं, जिससे अपराध का सबूत तुरंत दर्ज हो जाता है। और सबसे खास बात उनका कॉम्बैट सिस्टम, जिसके जरिए चंद मिनटों में ही अपराधी पर एक्शन लिया जाता है। आतंकवादी हमले या हॉस्टेज सिचुएशन को हैंडल करने में इजराइल पुलिस के दस्ते को सबसे काबिल माना जाता है। इस डिवाइस को देखिए। इस डिवाइस के जरिए दीवार के आर पार देखा जा सकता है। जिस जगह पर बंधक या आतंकवादी है, वहां की दीवार में इसको लगाया जाता है और अंदर की हर हरकत पुलिस को दिखाई देती है। बस इसी के सहारे चंद मिनटों में ऑपरेशन कामयाब। यही नहीं, जब ज्यादा भीड़ जुट जाए तो भी उसे नियंत्रण में लाने, भीड़ में हर शख्स पर नजर रखने की काबिलियत इजराइल पुलिस में है। अपराध और उससे निपटने के तरीकों को लेकर यूपी पुलिस पर सवाल उठते रहते हैं। सवाल ये है कि इजराइल के सहयोग से होने वाला ये बदलाव यूपी पुलिस की इमेज को बदल पाएगा। इजराइल के साथ MOU साइन किया है, जिसमें अन्य विषयों के साथ यह भी प्राविधान है कि उत्तर प्रदेश पुलिस को के आधुनिकीकरण में व विशेष रूप से अभिसूचना संकलन में सहयोग प्रदान करेंगे। यूपी जनसंख्या के पैमाने पर देश का सबसे बड़ा राज्य है। इसकी आबादी दुनिया के कई बड़े देशों से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश आतंकियों की नजर में रहता है। ऐसे में यहाँ की पुलिस का मजबूत और आधुनिक होना बेहद जरूरी है और अब इसी मिशन में योगी जुट गए हैं। और अभी की एक बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर हिंसा के आरोपी जफर हाशमी के घर पर भी गाज गिरने वाली है। कानपुर विकास प्राधिकरण ने नोटिस जारी किया है। बिना नक्शा पास कराए घर बनाया गया। 30 जून तक जफर हाशमी से जवाब मांगा गया है। जफर हाशमी का घर भी उसकी पत्नी के नाम ही है, यानी जफर हाशमी पर भी प्रयागराज वाले जावेद पंप वाली कार्रवाई का खतरा मंडराने लगा है। तो कानपुर हिंसा का यह मास्टरमाइंड बताया जाता है शख्स। और अब खबर में आगे बढ़ते हैं और बात अब राहुल गांधी की। दिल्ली में राहुल से ईडी की पूछताछ का तीसरा दिन। दिल्ली की सड़कों पर कांग्रेसियों के हंगामे का भी तीसरा दिन। क्या आपको याद है कि आखिरी बार लगातार इतने दिनों तक कांग्रेस ने जनता के मुद्दे पर कब प्रदर्शन किया था? कब कांग्रेसी सड़क पर पसीना बहाते पुलिस से भिड़ते नजर आए थे? लेकिन इस वक्त कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता आसमान सिर पर उठा चुके हैं। क्या यह किसी बड़ी घटना का ट्रेलर है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये, क्या राहुल गांधी की मुसीबतें और बढ़ सकती हैं? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आम आदमी के मुद्दों को लेकर बीते 3 सालों में कांग्रेस शायद ही 3 बार सड़कों पर उतरी हो। लेकिन राहुल गांधी के समर्थन में वही कांग्रेसी 3 दिनों से शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। संसद से लेकर सड़क और सड़क से लेकर ईडी दफ्तर तक नारेबाजी हो रही है। राहुल के लिए कार्यकर्ता सब कुछ झोंकने को तैयार बैठे हैं। देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। हमारे सारे नेताओं को बंद कर दिया गया है, नजरबंद कर दिया है। हमारी आवाज को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। ये विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, उनके खिलाफ लड़ाई है। प्रदर्शन में छोटे कद का नेता हो या बड़े कद का, सबको कायदे से मालूम है कि ईडी तो कानून के दायरे में पूछताछ कर रही है। तो फिर सवाल ये कि आखिर इतना बवाल क्यों? क्या नेशनल हेराल्ड केस में राहुल ने सचमुच कोई घोटाला किया है? और क्या इसीलिए कांग्रेसी ईडी पर पहले से ही दबाव बना रहे हैं? या फिर उन्हें डर है कि राहुल को फर्जी तरीके से फंसाया जा सकता है? इन सवालों से अलग ईडी राहुल से भी रोजाना कई सवाल पूछ रही है। कुछ का जवाब राहुल के पास है, कुछ का नहीं। इसीलिए तीसरे दिन भी जांच की आंच राहुल को सहनी पड़ी। लेकिन कांग्रेस की पहली कतार के नेताओं की सहनशक्ति हिलोरे मार रही है। राहुल गांधी जी ने जो कहा
लंदन में कि केरोसिन छिड़क दिया गया है, इस बात को मैं समझता हूं कि हम सबको समझ जाना चाहिए उनके मायने क्या थे। एकमात्र राहुल गांधी है जो मोदी जी और उनकी सरकार का मुकाबला कर रहा है। अब तो जितने आप लोग लिख रहे हैं आर्टिकल उसमें आने लग गया है, एक व्यक्ति का नाम राहुल गांधी जो लगातार मुकाबला कर रहा है और उन्हीं को मोदी जी, अमित शाह जी टारगेट बनाए हुए हैं। जिस प्रकार से सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग केंद्र की सरकार कर रही है, जितने भी विपक्षी दल के लोग हैं उसे किसी न किसी मामले में फंसाकर उसके मुंह को बंद करने की कोशिश की जा रही है। ऊपर वाले नेताओं के बयान में तेवर जरूर हैं, पर मर्यादा नहीं टूटी। लेकिन निचली कतार वाले नेता तो मर्यादा तोड़ने से भी नहीं हिचक रहे। तो नरेंद्र मोदी तेरा वही हाल होगा, क्या बोलेंगे। पीएम और केंद्र सरकार पर कांग्रेसियों के गुस्से की वजह ये भी है कि कांग्रेस का जोर कहीं नहीं चल रहा। हालत ये हो गई है कि दिल्ली पुलिस कांग्रेस मुख्यालय के अंदर से कार्यकर्ताओं को घसीट कर ले जा रही है। दो मुख्यमंत्रियों को कुर्सी से हिलने तक नहीं दिया जा रहा, किसी का बस नहीं चल रहा। ऊपर से बीजेपी अलग ही हमलावर है। जिस प्रकार की हरकतें विगत 3 दिनों से दिखाई पड़ रही हैं और हिंसा की आड़ लेकर भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास हो रहा है, तो कितनी लघुता, कितना छोटापन नेतृत्व का दिखाई पड़ रहा है। यह साफ दिख जाता है कि गांधी के दौर से सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के दौर तक आते आते कांग्रेस कितनी छोटी और कितनी बौनी होती चली जा रही है। राहुल जी और उनकी वो बहन है मिसेस वाड्रा, वो ये मान के चलते हैं कि हम शहजादे और शहजादी हैं, ये हमारा राजघराना है और ये देश हमारी जागीर है और ये देश की जनता हमारी प्रजा है और ये कांग्रेस जन जो है ये हमारी चाटुकारों की सेना है। और उसी माइंडसेट को कांग्रेस देखिए फिर खाद दे रही है। ईडी पिछले 17 सालों में सिर्फ 25 लोगों को ही सजा दिलाने में कामयाब रही है। लेकिन राहुल गांधी से जिस तैयारी के साथ पूछताछ हो रही है, उससे चर्चा गर्म है कि क्या राहुल गांधी गिरफ्तार होंगे। अब आज के सवाल पर आपके फाइनल जवाब की बारी है। मैंने सवाल पूछा था कि नुपुर शर्मा के नाम पर हिंदू संगठनों के प्रदर्शन के पीछे क्या है। आपने एबीपी न्यूज के ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज पर जाकर जो जवाब दिया, उसमें सबसे ज्यादा 48% लोग मानते हैं कि प्रदर्शन के पीछे नुपुर शर्मा को समर्थन देना है, जबकि 25% लोग मानते हैं कि प्रदर्शन का मकसद मुस्लिम विरोध का जवाब देना है। वहीं 27% लोग ये मानते हैं कि प्रदर्शन का मकसद देश का माहौल बिगाड़ना है। तो इंडिया चाहता है मैं आज के लिए बस इतना ही। ABP न्यूज आपको रखे आगे।